नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मैं एक बूथ बताऊं जहां पर 400 ऐसे वोटर्स हैं जिनके घर के आगे डैश लिखा हुआ है, या फिर एक दूसरा बूथ जहां पर 450 ऐसे वोटर्स हैं जिनके घर के आगे 0 लिखा हुआ है, या फिर एक तीसरा बूथ जहां पर 867 ऐसे वोटर्स हैं जिनके घर के आगे नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि मैं राहुल गांधी के वोट चोरी की बात कर रहा हूं। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब बताया गया कि कैसे वोटों की चोरी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो आप गलत हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाया, ऐसे ही कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ। ये जो मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये यशवंतराव चव्हाण सेंटर है। यहाँ पर बुधवार के दिन विपक्ष की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कई सारे सवाल उठाए। सच कहें तो ये विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, एक ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित दिया था। उनका कहना था कि कई सारे ऐसे हमारे पास प्रश्न हैं जिसका चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं दिया गया है, और इसी के चलते हम चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास जा रहे हैं जवाब मांगने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पर आए नहीं, वो पहुँचे नहीं इस मीटिंग में, इसलिए आप इसे एक ऑल पार्टी मीटिंग ना कहते हुए एक विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बताई जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नहीं पहुँचने का क्या मतलब निकाला जाए, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या उन्हें चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछना है? क्या उन्हें वोटर लिस्ट में कोई परेशानी नहीं है? और अगर अब जब विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब चुनाव आयोग के अधिकारियों के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे, तो क्या इसके बाद भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष को सवाल उठाया चाहिए या नहीं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिछले 1-2 दिनों में महाराष्ट्र में हुआ क्या है, क्यों ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि याद रखिए, अगर नतीजों के बाद सवाल उठाए तो कहते हैं देखो हार गए, तो ईवीएम पर ये एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के समय सवाल उठाएं तो कहते हैं कि देखो इन्हें पता है ये हारने वाले हैं, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो महीनों बचे हैं, महाराष्ट्र के जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर तमाम पार्टी के नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे तो ज़रूर दाल में कुछ काला होगा ही ना। आज इस वीडियो में हम उन तमाम मुद्दों पर आपको समझाएंगे कि क्या आखिर हुआ है पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, पहले मंगलवार और फिर बुधवार 2 दिन लगातार महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता थे, चाहे वो शरद चंद्र पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, राज ठाकरे हों, कांग्रेस से बाला साहेब थोरात हों, और भी छोटे छोटे पार्टी के जो नेता हों, वो लगातार चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलते रहे और उन्होंने उनसे सवाल पूछा। पहले 2 गुट ने अलग अलग सवाल पूछा था, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से और एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से। तो एक दूसरे पर कहता था कि ये हमारे पास इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उनसे सवाल पूछिए। दूसरा पहले पर कहता था कि हमारे पास इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उनसे सवाल पूछिए। जिसके बाद ये तय किया गया कि हम आप दोनों अधिकारियों को साथ में बुलाते हैं और हम सवाल पूछते हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। 2024 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब भी लगातार सवाल उठे थे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, और अब महाराष्ट्र के जो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनकी ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे कई वोटर लिस्ट हैं जहां पर वोटर डुप्लीकेशन हुआ है। उन्होंने यहां पर, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि ऐसे कई घरों का खुलासा यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जहां पर बताया गया किसी के घर के आगे डैश है, किसी के घर के आगे 0 लिखा हुआ है। तो उतना काफ़ी अगर नहीं है तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जब इसकी बात की जा रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, तो राज ठाकरे ने एक उदाहरण दिया। जैसे 2024 में चारकोप में, मुंबई में ही चारकोप आता है, वहाँ पर एक वोटर थी जिसका नाम है नंदिनी। उसकी उम्र है 124 साल और उसके पिता जो हैं उनकी उम्र है 43 साल। मतदारसंघ 161 चारकोप, नाव नंदिनी महेंद्र चव्हाण, वडिलांचे नाव महेंद्र चव्हाण, वय वर्ष 124, वय 124। आता वडिलांचे डिटेल्स, नाव महेंद्र कुमार श्रीनाथ चव्हाण, वडिलांचे नाव श्रीनाथ चव्हाण, वय 43। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ऐसा मुद्दा है, इस तरह से कई जगहों पर वोटर डुप्लीकेशन है, किसी के 6-6 वोट्स हैं। और जब यहाँ की स्थानीय मीडिया की ओर से इस पर सवाल उठाया गया, तो अचानक से चुनाव आयोग के वेबसाइट से उस महिला का जो नाम था, पता था, जो आइडेंटिटी थी, वो अचानक से गायब हो गई। जिसके वजह से पहला सवाल यही उठाया गया कि ये जो वोटर लिस्ट है उसे लेकर नेताओं में, पार्टीज में कई सारे कन्फ्यूजन है, जिसका वो एक खुलासा चाहते हैं कि चुनाव आयोग करे। नंबर 2, जो राज ठाकरे ने यहाँ पर बात रखी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है चुनाव लड़ना।
और उनका कहना था कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास भी आपने डेटा नहीं दिया हुआ है और आप कहते हैं कि ये बात प्राइवेसी की है, जबकि राज ठाकरे का कहना है कि आप वोट किसको दे रहे हैं वो प्राइवेसी का विषय हो सकता है, लेकिन जो डेटा है जो आपके वेबसाइट पर भी मौजूद है वो एक प्राइवेसी या फिर किसी के निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है, ये भी उनकी ओर से सवाल पूछा गया। मतदाराची यादी ही गोपनीय असते, मला असं वाटतं मतदान हे गोपनीय असतं ना, आपण कोणाला मतदान करतोय ही गोष्ट गोपनीय असते, मतदार कसा गोपनीय असेल? जर ऑनलाईन तुम्ही जर समजा सगळ्या याद्या समजा असतात याच्यापूर्वी दाखवल्या गेलेल्या आहेत तर ती गोष्ट गोपनीय कशी असेल? आणि दुसरी गोष्ट तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे तुम्ही लावता जे नंतर तुम्ही 45 दिवसामध्ये डिलीट करता, जर तुम्ही बघू शकता आम्ही नाही का बघू शकत? बरं निवडणूक आयोग याला निवडणुका लढवायच्या नाही आहेत, निवडणुका आम्हाला लढवायच्या आहेत। दर्शकों तीसरी बात यह है कि ईवीएम और वीवीपैट के साथ चुनाव होते हैं। अब मुंबई या महाराष्ट्र में जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर ईवीएम तो होगा, वीवीपैट नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमें जो ईवीएम दिए गए हैं उसके साथ में वीवीपैट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो केवल ईवीएम से चुनाव होगा। इस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर वीवीपैट आपके पास नहीं है और महाराष्ट्र में अब 1-2-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में चुनाव हो रहा है, इसके चलते आपके पास कैसे वीवीपैट मौजूद नहीं हो सकता है, इसका जवाब दीजिए। और अगर ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं है तो आप बैलेट पेपर पर क्यों चुनाव नहीं करते, ये भी उनकी ओर से सवाल पूछा गया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग थी, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे नहीं आएंगे ये सारे सवाल मैंने आपके सामने इससे पहले भी पेश किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस, एनसीपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, यूबीटी सभी लोग एक मंच पर नजर आए। और जब ये मीटिंग हो रही थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संजय राउत ने खुद देवेंद्र फडणवीस को भी लेटर दिया था कि आप भी आइए ताकि जो निष्पक्षता की बात है वो समझी जा सके। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि जो सत्ता में मौजूद लोग हैं उनके पास कोई सवाल नहीं होते हैं और विपक्ष के पास सबूत के साथ बार बार, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर महाराष्ट्र के नेता हो, वो एक के बाद एक सबूत पर सबूत देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उनसे ये पूछा गया कि या तो आप हमें लिस्ट दीजिए। अभी ये कहा गया कि जब आप लिस्ट देते हैं तो कभी उसमें चेहरा नहीं होता है, कभी किसी का नाम गायब होता है, कई सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए और सवाल पूछा गया कि इसका आप सॉल्यूशन क्या देंगे या क्यों ऐसा होता है कि एक के बाद एक हर जगह पर ऐसे ही मुद्दे आते हैं और उसके बाद इसका कोई भी सॉल्यूशन चुनाव आयोग की ओर से नहीं दिया जाता। अब आपको समझना ये होगा कि महाराष्ट्र के जो ये चुनाव हैं बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जो विधानसभा के नतीजा है। और यहाँ पर वापस एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, किसी ने नहीं सोचा था कि लगभग 200 से ज़्यादा, लगभग 230 सीटों पर महायुति जो सत्ता में है वो जीत जाएगी। और इतनी जीत होने के बावजूद पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी हमने देखा नहीं कि सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि क्या वाकई लोगों ने वोट दिया या नहीं। अब उसके बाद क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि ये आखिरी एक चुनाव है जहाँ पर विपक्ष अपनी ताकत दिखा सकता है। बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछले 25 सालों से सत्ता में है और अगर यहाँ पर फिर से एक बार वोट चोरी होने का डर रहता है तो इसका फ़ायदा किसे होगा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लगातार हर बार हम सवाल उठाते रहे हैं, तो ये जो पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रही थी उसी को लेकर पिछले 2 दिनों से कई घंटों तक ये बैठक हुई है और बैठक के बावजूद कोई नतीजा नहीं मिला है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि जब तक आप हमें कोई नतीजा नहीं देते हैं आप चुनावों को आगे ढकेलिए। ये जो नगर निकाय चुनाव हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 जनवरी से पहले महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव जो हो जाने चाहिए तो 2022 में, जैसे बीएमसी का चुनाव 2022 में होना चाहिए था, लेकिन तब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ा था और जो लोगों का एक तरीके से इमोशंस था वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ था या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, उद्धव ठाकरे के समर्थन में था। तो इन्होंने 2022 में चुनाव नहीं लिया, 2023 में चुनाव नहीं लिया, 2024 में चुनाव नहीं लिया, 2025 में चुनाव नहीं लिया। अब 31 जनवरी 2026 से पहले महाराष्ट्र में ये सारे चुनाव होने वाले हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर यह नहीं कहा कि तमाम गड़बड़ी होने के बावजूद आप 31 जनवरी से पहले चुनाव लीजिए, या तो आप इन गड़बड़ियों को ठीक कीजिए या हमें बताइए कि इसे कैसे ठीक करें और फिर चुनाव लीजिए। और जब तक हमारे इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है आप चुनाव लेने से बचिए। ये भी बात उनकी ओर से कही गई। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा था और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, महाराष्ट्र का जो चुनाव आयोग का वेबसाइट है वहाँ पर किसका नाम ऐड किया जाएगा, किसका नाम डिलीट किया जाएगा, ये इसका जो एजेंसी है वो एक ऐसे शख्स के पास दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब ये सवाल उठाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच से जुड़ा हुआ एक नेता
जब ये तय करेगा कि कौन वोटिंग लिस्ट में किसका नाम शामिल होगा, किसका नाम शामिल नहीं होगा, या किसका नाम 6 बार शामिल होगा, तो फिर ये सवाल उठाया जाएगा या नहीं, तो ये भी सवाल उठाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब भी ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर 200, 500, 1000 वोट्स भी बहुत होते हैं, कहीं पर भी जो खेल है वो घूम जाता है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बार विपक्ष को समझ में आ चुका है कि मामला कैसा है, इसलिए वो अब जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरीके से वो हर एक जगह पर कॉशियस है। लेकिन सवालों कई हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में है, इनके मन में शायद है या नहीं मुझे पता नहीं, कि ये सवाल तो राहुल गांधी ना जाने पिछले 2-4 महीनों से कितने बार उठा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने सबूत पेश किए, एक पीपीटी दिखाया, लेकिन क्या आगे उसके कुछ हुआ? और जब ऐसे तमाम सबूत पेश करने के बावजूद आपकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा एफिडेविट पर लिख कर दो, तमाम तरीके के बात की जाएगी कि आप हारते हो तब आप वोट चोरी की बात करते हो, आपके खिलाफ केस किया जाएगा, ऐसा डराया जाएगा, या फिर सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाए, जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग दें, तो फिर क्या सवाल पूछा जाए या नहीं पूछा जाए? अब लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है सवाल पूछने का, विपक्ष के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। 2 दिन यानी 48 घंटों का समय दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये मुझे लगता है 2 महीने का समय हो चुका है, जो वहाँ पर जवाब नहीं मिला, तो क्या यहाँ पर जवाब मिलेगा? अब यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर जवाब नहीं भी मिलता है तो विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। ऑल पार्टी मीटिंग से देवेंद्र फडणवीस क्यों गायब रहे? और जैसे कि मैंने कहा, अगर चुनावों का ऐलान हुआ होता और सवाल उठाते तो आप कहते हैं कि चुनाव हारने वाले हैं इसलिए अपनी नींव तैयार कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद सवाल उठाते तब भी आप कह सकते थे कि चुनाव हारे इसलिए इन्होंने जो पूरा ठीकरा है वो इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा। लेकिन चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है, अगर उसके बावजूद सवाल उठाया जा रहा है, तो क्या इसे आप सही मानते हैं या नहीं? और यहाँ पर यह भी आपको मैं बता दूं कि जब वोट चोरी को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहाँ पर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पर इस पर ध्यान देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस पर हम बात नहीं कर सकते, आपको इलेक्शन कमीशन पर जाकर इन सवालों के जवाब लेने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से ही तो लोगों को डाउट है, इलेक्शन कमीशन पर ही तो सवाल उठाया जा रहा है। और जब इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया गया है और आप कहेंगे कि आपके सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा, तो क्या ये न्याय है? ये किस तरह का न्याय है? ये भी एक सवाल है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि चुनावों से पहले विपक्ष सोया हुआ था। कई लोग कहेंगे कि अरे अभी कैसे जाग रहे हो, अभी क्यों बोल रहे हो? मैं आपको बता दूं कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में, तो उससे पहले अक्टूबर महीने में भी चुनाव आयोग को महाविकास आघाड़ी जो तब भी विपक्ष में थी, उनकी ओर से पत्र लिखा गया था, कई सारे दस्तावेज दिए गए थे, कई सारे आंकड़े, कई सारे नाम दिए गए थे, तब भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया और उसका नतीजा हमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिला। ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तब महाविकास आघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, 48 में से 31 सीटें वो जीत पाती है। लेकिन वही पार्टियां, वही 3 पार्टियां 6 महीने के भीतर जब 288 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसमें 50 सीटों पर भी नहीं जीत पाती। ये बात न उन्हें समझ में आई है और ना ही महाराष्ट्र की जनता को, और इसलिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में होने वाले नगर स्थायी चुनावों से पहले, और इसलिए मुझे लगा कि आपको इसकी जानकारी देनी ज़रूरी है। बतौर व्यूअर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। विपक्ष नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग का ये चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग या जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई सवाल उनके पास मौजूद नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग से अब भी निष्पक्षता की उम्मीद की जानी चाहिए? ये भी एक सवाल है। और सवाल नंबर 3 ये है कि अगर चुनाव आयोग आपके अनुसार जवाब नहीं देता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिसके अभी तक नतीजे या जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि केवल लेटर लिखने के आगे बढ़ते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, महाराष्ट्र की जनता के सामने पूरी बातों को रखा गया। अब इसका जवाब क्या मिलेगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ये एक ऐसा मुद्दा है दर्शकों जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से लगातार जारी है, लेकिन इसे लेकर कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। सवालों का जो घेरा है वो बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक कई सारे यहाँ पर सबूत दिए गए कि कैसे घोटाला होता है। बार बार नेताओं को आकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद, इस जर्नलिज्म या इस खुलासे के बावजूद कोई नतीजा नहीं आने का मतलब जो सत्ता में है और जिसे निष्पक्ष रहने का जो आयोग है, वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। आप क्या सोचते हैं जो सारी चीज़ें मैंने कही है उसके बारे में? क्या आपको लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा होगा या नहीं? आपके तमाम कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।